Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BS Students. I hope you are healthy and studying well. So in this last video we covered that the traditionalism, behaviorism, post behaviorism, इनकी हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया था. इनको हमने डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनलिज्म, बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म, इनके बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया था. आज जो है तो हम पढ़ेंगे थ्योरी टुडे डिक्लाइन और रिसर्जेंस. मतलब कहने का कि यूनिट फर्स्ट का हमारा लास्ट चैप्टर है ये. फिर उसके बाद कल से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे. तो आज जो है तो हम थ्योरी टुडे डिक्लाइन मतलब कहने का कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारी उसकी जो है तो उसका एक तरह से बोला जाए डिक्लाइनिंग उसका कैसे हो रहा था, इसके बारे में जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. और पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं. और प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं. सो पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारी है ना, राजनीतिक जो भी सिद्धांत है हमारा, उसकी डिक्लाइनिंग के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे. सो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग ऑफ डिक्लाइन मतलब पहले हम जो है तो कहा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो मीनिंग ऑफ डिक्लाइन मतलब पतन का एक तरह से हम मीनिंग पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे. सो आफ्टर वर्ल्ड वार 2 पॉलिटिकल थ्योरी शिफ्टेड इट्स फोकस एम्पिरिकल रिसर्च which relied on data facts to assess political principles. In earlier periods, political theory did not have a distinct place and was closely tied to history, economics and sociology. तो यहाँ बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आफ्टर वर्ल्ड वार 2 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है तो जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो भी पॉलिटिकल थ्योरी है, इसने जो है तो अपना ध्यान एक तरह से बोला जाए तो एम्पिरिकल रिसर्च की ओर जो है तो केंद्रित किया था, है ना, एम्पिरिकल रिसर्च की तरफ. और तो और यहाँ पे बताया गया कि जो भी राजनीतिक सिद्धांत थे, जो भी मतलब डेटा फैक्ट टू असेस पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, जो भी कहा जाए तो राजनीतिक सिद्धांतों का एक तरह से आकलन करने के लिए, समझने के लिए डाटा फैक्ट्स है ना, ये सारी चीज़ों का जो एक तरह से देखा जाए तो हमें मिक्सअप देखने को मिलता था कि सारी चीज़ें वहाँ पे जो है तो इंक्लूडिंग थी, है ना. किसमें पॉलिटिकल जो हमारी थ्योरी है उसमें एम्पिरिकल चीज़ें, उसमें डेटा फैक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हमें जो है तो इस पर इस ध्यान केंद्रित था पॉलिटिकल थ्योरी का. उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बताया गया है कि और ये जो है तो यहाँ पे बोला गया है कि इन एर्लियर पॉलिटिकल थ्योरी डिड नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट प्लेस एंड वाज क्लोजली टाइड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी. और तो और कहा गया है कि ये ऐसे फैक्ट पर डिपेंड करता था, मतलब जैसे डेटा वगैरह मैंने आपको बताया डेटा फैक्ट्स पर जो है तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता था. और इन अर्लियर कहने का मतलब पहले के दौर में जो था तो राजनीतिक जो सिद्धांत था, जो भी पॉलिटिकल थ्योरी थी, उसकी कोई एक तरह से बोला जाए तो कोई इसको स्पेसिफिक तरीका यहाँ पे नहीं दिया गया था. इसको कोई एक डिस्टिंक्ट प्लेस मतलब कहने का कोई विशिष्ट स्थान इसको नहीं दिया गया था पॉलिटिकल थ्योरी को पहले के दौर में. फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये इतिहास इसमें जैसे हो गया क्लोजली टाइड, कहने का मतलब कि और ये इतिहास जैसे हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और समाजशास्त्र से गहराई से जुड़ा हुआ था ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है हमारी, है ना. तो ये पॉलिटिकल थ्योरी किससे ज़्यादा क्लोजली थी तो हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से और सोशियोलॉजी से ये पूरी तरह से जुड़ी हुई थी गहराई से. और जैसा कि यहाँ पे एज अ डेविड ईस्टन जो है, जैसे कि पॉइंट आउट, जैसे मतलब कहने का कि डेविड ईस्टन ने बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी वॉज मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ रेदर देन ग्राउंडेड साइंटिफिक रिसर्च. तो डेविड ईस्टन ने बताया कि राजनीतिक जो सिद्धांत है उसका जो बेसिस है, कहने का मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का जो है तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इसका जो वैज्ञानिक शोध है, जो भी इसका एक तरह से साइंटिफिक रिसर्च है ना, जो भी इस हिस्ट्री का ग्राउंडेड साइंटिफिक रिसर्च है, इसके बजाय विचारों के इतिहास पर ये अधिक ज़्यादा केंद्रित था. मतलब कहने का कि ये साइंटिफिक चीज़ों पर डिपेंड नहीं था, इस पर ज़्यादा केंद्रित नहीं था, बल्कि ये आइडियाज़ पे केंद्रित था. और आइडियाज़ ज़रूरी नहीं कि हर बार आइडियाज़ हमारे सही ही हो. तो यहाँ पे यही बताया गया कि पॉलिटिकल थ्योरी में जो है तो ये विचारों पर ज़्यादा जोर देता था, है ना, उस पर ज़्यादा केंद्रित था, इतिहास पर ज़्यादा केंद्रित था, और तो और वैज्ञानिक तरीक़ों पर कम था. फिर हमें यहाँ देखने को मिलता है ईस्टन, जो डेविड ईस्टन है वो क्रिटिसाइज़ भी किया इन्होंने कि जो डेविड ईस्टन है ही वॉज सैड डेविड Easton criticized the association of political theory which values and historical facts, believing it should be treated as a part of empirical science rather than abstract speculations, है ना. तो यहाँ पे कहा गया कि ईस्टन ने जो है तो राजनीतिक जो सिद्धांत है, तो राजनीतिक सिद्धांत जो भी पॉलिटिकल थ्योरी दिया गया है उसमें जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, मतलब कि जो ऐतिहासिक तथ्यों से जोड़ने की आलोचना की है. उनका ये मानना था कि उनका जो मानना था बिलीविंग इट शुड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एम्पिरिकल साइंस रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन. तो ईस्टन ने कहा कि जो राजनीतिक सिद्धांत, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इस पर जो है तो इस पर वैल्यूज़ एंड हिस्टोरिकल फैक्ट ज़्यादा हैं और उसकी उन्होंने आलोचना की. और उनका मानना था डेविड ईस्टन का कि इसे एक तरह से कहा जाए तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एम्पिरिकल साइंस, मतलब एक कहा जाए तो ये विज्ञान का हिस्सा माना जाना चाहिए. लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे ट्रीट किया जा रहा है एक अमूर्त के तौर पर, जिसे मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, एक ऐसी आइडिया पे ये बेसिस है, मतलब एक ऐसी विचारधाराओं पे ये बेस्ड है. तो ये जो है तो एक साइंस के तौर पर नहीं, विज्ञान का हिस्सा माना जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है. फिर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हाउएवर डिड नॉट फोकस मच ऑन थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा, दिस लेड टू द लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. तो ये कहा जा रहा है कि इसको विज्ञान का हिस्सा माना जाना चाहिए. ईस्टन ने कहा कि इसको विज्ञान का हिस्सा माना जाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं तो
क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो कि ऐसे ट्रीट की जा रही हैं कि लगता ही नहीं कि ये साइंस है, तो इसको हमें विज्ञान मानना चाहिए, उसके तौर पे है जो, तो हमें इसके थोड़े बदलाव करने चाहिए। फिर विज्ञान का और कहा गया कि हालांकि जो पारंपरिक राजनीति है हमारी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं उनके आंकड़ों के अनुसार कहा जाए तो वो क्या बोलते हैं कि सैद्धांतिक विश्लेषण पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया इस पर। और उन्होंने ये भी कहा कि थियोरेटिकल एनालिसिस विद डाटा, मतलब सैद्धांतिक जो विश्लेषण पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और इससे जो है तो बहुत सारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी की है। मतलब कहने का जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये समझ में, इसमें इसका जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसका, है ना, तो ये सीमित है, लिमिटेड है। इसमें बोला जाए तो इसमें अंडरस्टैंडिंग जो सीमित है, जबकि हमें अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ावा देना चाहिए, हमें और समझना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी जो है तो लिमिटेड है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग इसमें दिया गया है। और इसमें सब बहुत मच फोकस थियोरेटिकल एनालिसिस विद डाटा, और इसमें बोला गया है कि इसमें ज़्यादा मतलब फोकस नहीं किया जा रहा है, इसमें सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ें ही जो है तो उसमें दिखाई जाती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है कि इससे जो है तो ये सारी चीज़ें जो तो सीमित हो चुकी हैं। फिर अगर हम बात करें रीज़न और कॉजेज़, अगर रीज़न की अगर बात करें कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसके क्या ऐसे कारण थे, है ना, इसके क्या चीज़ें थी कि ये जो है तो डिक्लाइन होती गई धीरे धीरे, है ना, जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन क्यों होने लगी, तो उसके कुछ रीज़न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो पहला जो रीज़न है हमारा वो है इक्लिप्स ऑफ लिबरलिज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उदारवाद का जो ग्रहण हमने किया, लिबरलिज्म का जो भी हमने अपनाया, जिससे पॉलिटिकल थ्योरी जो है थोड़ा बोला जाए तो डिक्लाइन होने लगी। तो यहाँ पे बोला गया कि पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल्सो सफर्ड ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म, पार्टिकुलरली आफ्टर इवेंट्स लाइक बोल्शेविक, यहाँ पे बताया गया कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन इन द यूएस वेयर कलेक्टिविस्ट पॉलिसीज वेयर प्रायोरिटाइज्ड ओवर इंडिविजुअल फ्रीडम। Easton argued that liberalism failure to test in theories against social reality contributed its weakening. He advocated for scientific method to study political power। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो हमारे रीज़न यहाँ पे दिया गया है पहला इक्लिप्सिस ऑफ लिबरलिज्म का, उदारवाद का एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे दी गई है कि इसे हमने इक्लिप्स किया। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इस ऑल्सो सफर्ड, मतलब राजनीतिक सिद्धांत भी प्रभावित हुआ उदारवाद के पतन के कारण। जब लिबरलिज्म का डिक्लाइन हो रहा था, जब इसका पतन हो रहा था लिबरलिज्म का, तो जो है तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है तो ये भी सफ़र करने लगी, इसमें ये भी इफेक्टिव हो गई, डिक्लाइनिंग होने लगी। और तो और बताया गया कि विशेष रूप से बात करें जैसे रशिया में बोल्शेविक क्रांति हुई, अमेरिका में महामंदी जैसी घटनाओं के बाद जो है तो सामूहिक जितनी भी ग्रेट डिप्रेशन इन यूएस, जो भी मतलब ये महामंदी जैसी घटनाओं के बाद जो है तो कलेक्टिविस्ट पॉलिसीज वे प्रायोरिटाइज ओवर इंडिविजुअल फ्रीडम। तो बताया गया है कि यहाँ ऐसे बहुत सारी प्रायोरिटाइज यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम पर दी गई कि जहाँ सामूहिक जितनी नीतियाँ थी उनको व्यक्तिगत तौर पर जो है तो इंडिपेंडेंट की प्राथमिकता दी गई, है ना, यहाँ पे ये बताया गया उस टाइम पे। फिर ईस्टर्न का कहना है कि ईस्टर्न ने यहाँ पे तर्क दिया और कहा कि जो उदारवाद, जो लिबरलिज्म है, उसने अपने सिद्धांतों को जो है तो एक सामाजिक वास्तविकता के आधार पर परखने में विफलता ने इसको कमज़ोर होने में योगदान दिया है। और उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक शक्ति है यहाँ पे, जो भी हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल पावर देखने को मिलती है, ये अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तरीकों को वकालत की है। ये जो स्टडी है पॉलिटिकल, जो हमें वैज्ञानिक तरीका दिया गया यहाँ पे, उसकी वकालत की है किसने, राजनीतिक शक्ति ने, पॉलिटिकल पावर ने अध्ययन की है वैज्ञानिक तरीकों की, है ना, यहाँ पे ये बताया है। तो धीरे धीरे कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि ये अगेंस्ट सोशल रियलिटी कंट्रीब्यूट टू वीकनिंग, मतलब कहने का कि डेविड ईस्टन ने यही तर्क दिया है कि एक तरह से कहा जाए कि अपने जो सिद्धांत है ना, अपने सिद्धांतों को सामाजिक वास्तविकता पर, मतलब सोशल जो रियलिटी है ना, उस पर कंट्रीब्यूट करने में जो है तो वीकनिंग है उस पर, मतलब कि कमज़ोर है, उसको जो है तो सोशल अगेंस्ट रियलिटी, मतलब कहने का कि सोशल जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, इस पर ये कमज़ोर रही है, जिसके कारण से ये है जो है तो इसका पतन होने लगा। मेन इसके कहने का मतलब ये है, कुल मिला के अगर हम इस पैराग्राफ की बात करें तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो है पॉलिटिकल थ्योरी ये क्यों धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि ये सोशल रियलिटी के अगेंस्ट एक तरह से रहती थी। क्योंकि इसकी जो मेन विफलता यही थी कि पहले तो हमने देखी कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ रसिया में और ग्रेट डिप्रेशन हुआ यूएस में, तो उसकी वजह से जो है इसका ये भी इफेक्टिव हुई पॉलिटिकल थ्योरी। फिर इसके बाद जो है तो ये समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, उनको जो है तो एक तरह से उन पर ध्यान न दे पाने के कारण ये धीरे धीरे जो है तो ये नीचे चला जाने लगा, मतलब कहने का डिक्लाइन ये धीरे धीरे होने लगी। अब अगर हम सेकंड रीज़न की बात करें कि पॉलिटिकल थ्योरी का सेकंड रीज़न क्या था डिक्लाइन होने का, तो यहाँ पे दिया गया है हिस्टोरिसिज्म एंड डिक्लाइन, मतलब कहने के ऐतिहासिकता और पतन। हिस्टोरिज्म द बिलीफ दैट हिस्ट्री फॉलो सर्टेन लॉज ऑफ चेंज बिकेम अ डोमिनेंट मैथड इन पॉलिटिकल थ्योरी। स्कॉलर्स लाइक डनिंग सैबिन viewed political theory as largely historical account of political ideas, making theory dependent on history, thus diminishing its own identity। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि दूसरा जो हम देखें इसका पतन का कारण क्या था, तो जो ऐतिहासिकता थी, है ना, हिस्टोरिसिज्म द बिलीफ दैट हिस्ट्री फॉलो सर्टेन, मतलब जो ऐतिहासिकता था, जो विश्वास था, ये धारणा कि इतिहास परिवर्तन के कुछ नियम का पालन करता है। इतिहास के जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है तो वो इतिहास जो भी हमारा बोला जाए हिस्ट्री है, उस पर परिवर्तन के कुछ नियमों का पालन करता था। जो भी हिस्ट्री थी ना, तो हिस्ट्री में जो हमारी अगर पीछे की बात करें ट्रेडिशनलिज्म वगैरह, जैसे परंपरा के अनुसार जैसी चीज़ें नहीं परंपरा के अनुसार चीज़ें आने लगी थी, उसी हिसाब से यहाँ पे ये बताया गया कि ऐतिहासिक चीज़ों पर जो है तो उस पर विचारधाराएँ थी। और तो और उसकी जो बिलीफ थी, इसको जो विश्वास था वो ये था कि जो इतिहास में चीज़ें हो रही थी वो धीरे धीरे जो है तो उन्हीं नियमों का पालन करते थे।
तो इससे क्या हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख मेथड बन गया, बहुत ही एक डोमिनेंट मेथड बन गया पॉलिटिकल थ्योरी में, कि वो चीज़ों को जो है तो अपनाने लगे, उन्हीं नियमों का पालन करते रहे। भले धीरे धीरे समय बीतता गया, डेवलपमेंट होने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतिहास से बिल्कुल जुड़े थे और इतिहास की जो सारी चीज़ें होती थी उसे बोला जाए तो उसकी एक तरह से डोमिनेंट मेथड इन्होंने अपना ली थी पॉलिटिकल थ्योरी में। इस वजह से धीरे धीरे जो है तो चीज़ें समझ में नहीं आने लगी और बैलेंस नहीं बनता गया, जिससे जो है इसका डिक्लाइन होने लगा पॉलिटिकल थ्योरी का। फिर यहाँ पे ये बताया गया कि जो राजनीतिक सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है, तो डनिंग और सवाइन जैसे विद्वानों ने जो है तो राजनीतिक सिद्धांत को मुख्यतः एक तरह से बोला जाए तो राजनीतिक विचारों का एक ऐतिहासिक विवरण माना। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो उसकी आइडियाज़ हैं, है ना, लार्जली या हिस्टोरिकल अकाउंट। पॉलिटिकल थ्योरी आइडियाज़ मतलब कहने का जो भी इसका विचार है वो एक ऐतिहासिक माना गया है, जिससे सिद्धांत जो है ना, जो सिद्धांत है, जो थ्योरीज़ हैं, वो इतिहास पर ही निर्भर हो गया है। जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसे कैसा बनाना चाहिए कि ये पूरी तरह से जो है तो आज पर डिपेंड रहे। कहने का मतलब ये कि देखिए पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल जो है तो वो चीज़ें धीरे धीरे बदलती रहती हैं, लेकिन क्या था कि पॉलिटिकल थ्योरी में जो थी तो इन्होंने पहले जो हिस्ट्री थी उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने उसी के मेथड अपनाने लगे, जिसकी वजह से डिक्लाइनिंग होने लगा। और तो और इसी प्रकार से बोला जाए तो डिमिनिशिंग एक तरह से बोला तो अपनी पहचान को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा था, है ना, इसकी अपनी ओन आइडेंटिटी को धीरे धीरे लूज़ कर रहा था, क्योंकि ये हिस्ट्री की चीज़ें फॉलो करता था, जो कि बोला जाए तो आज के डेट पे प्रेजेंट टाइम पे अगर बात की जाए तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए हमें उस समय के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर डिक्लाइन होने लगा था, एक तरह से पॉलिटिकल थ्योरी कमज़ोर होने लगा था, क्योंकि हिस्ट्री को ज़्यादा फॉलो करने लगा था। हिस्ट्री के जो भी मैथड थे उनको हिस्ट्री तो ठीक है, हिस्टोरिकल व्यू भी देखना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में जो मैथड चल रहे थे पहले उन पैटर्न को जो है तो अभी भी ये लोग मतलब कहा जाए तो चला रहे थे, जिस वजह से पॉलिटिकल थ्योरी की जो डिक्लाइनिंग है वो स्टार्ट हो गई थी। अगर हम अब थर्ड की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है हाइपर फैकल्टिज्म, मतलब बोला जाए तो हाइपर फैकल्टिज्म के बारे में यहाँ पे दिया गया है हाइप। तो यहाँ पे हम इसकी थर्ड जो चीज़ें हैं मतलब इसकी पढ़ेंगे। तो हाइपर फैकल्टिज्म में ईस्टर्न आल्सो क्रिटिसाइज्ड हाइपर फैकल्टिज्म वेयर एक्सेसिव रिलियंस ऑन फैक्ट्स विदाउट लिंकिंग देम टू थ्योरी वीकेंड पॉलिटिकल एनालिसिस। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फैक्ट के मतलब बोला जाए इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट थे एक तरह से कहा जाए, किसमें, इन चीज़ों में जो पॉलिटिकल थ्योरी थी इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, जो कि कहा जाए तो इसकी भी आलोचना की गई है। ईस्टर्न ने इसकी भी आलोचना की है कि जहाँ तथ्यों को, जो फैक्ट हैं, उनको सिद्धांत से जोड़े बिना उन पर अत्यधिक निर्भरता एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक विश्लेषण को कमज़ोर कर देती है। जो हमारी राजनीतिक विश्लेषण है, जो हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस है ना, जब हम पॉलिटिकल एनालिसिस है बताया पॉलिटिकल एनालिसिस है उसको वीक कर रही है। क्या वीक कर रही है कि यहाँ पे जो इतने सारे फैक्ट दिए गए हैं जो कि जुड़े हुए नहीं हैं इससे, तो भी ये फैक्ट यहाँ पे हैं, जिससे जो है तो क्या कहते हैं चीज़ों को समझने में, उनको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, एनालिसिस करने में यहाँ परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि जो फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं वो आज के फैक्ट से मिलते ही नहीं है। जो पॉलिटिकल थ्योरी है उस पॉलिटिकल थ्योरी में जो है तो जो फैक्ट दिए गए हैं वो मिलते ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है तो ईस्टर्न ने इसकी भी जो है आलोचना की है कि जो तथ्य हैं, जो सिद्धांत है, उससे जोड़े बिना ही इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जबकि राजनीतिक विश्लेषण को कोई ये पूरी तरह से कमज़ोर कर देती है। और तो और कलेक्टिंग फैक्ट्स बिकम द गोल विदाउट प्रॉपरली कॉन्टेक्चुअलाइजिंग दैम विच रिजल्टेड इन द स्टैग्नेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और यहाँ पे बताया गया है कि जो तथ्य हैं, जो भी पॉलिटिकल कलेक्टिंग फैक्ट्स बिकम द गोल, मतलब कहने का जो तथ्य को एक तरह से बोला जाए, जो भी फैक्ट है उसको बहुत बोला जाए तो ये गोल है, मतलब इनका बन गया गोल, जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं उसको कलेक्ट करके इन्होंने गोल बनाया अपना, उन्हें एकत्रित करना ही लक्ष्य बन गया इनका, मतलब कहने का कि विदाउट प्रॉपरली कॉन्टेक्चुअलाइजिंग देम विच रिजल्टेड इन द स्टैग्नेशन पॉलिटिकल थ्योरी। कहने का मतलब ये कि तथ्यों को उचित संदर्भ में रखे बिना, है ना, फैक्ट को एक अच्छे उसमें रखे बिना ही इन्हें एकत्रित करना ही लक्ष्य बन गया। और तो और बताया गया यहाँ पे कि इसके परिणाम स्वरूप में देखने को मिलता है कि राजनीतिक जो सिद्धांत है उसमें ठहराव आ गया, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में जो है तो थोड़ा सा हमें यहाँ ठहराव देखने को मिलता है, क्योंकि जो है तो फैक्ट जो है उन्हें एकत्रित करना लक्ष्य बन गया था इनका। जो कि पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा होना चाहिए जो समाज की चीज़ों पर जो है तो ऐसी थ्योरी हो जो समाज पर जो भी पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं उनसे रिलेटेड हो, लेकिन यहाँ पे फैक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिल गए और फैक्ट ज़्यादा एकत्रित हो गए, जिस वजह से राजनीतिक सिद्धांत जो है पॉलिटिकल थ्योरी में जो है थोड़ा सा हमें ठहराव देखने को मिलता है ना, थोड़ा यहाँ पे भी इफेक्टिव पड़ता है यहाँ पे, तब यहाँ पे डिक्लाइन होने लगता है। फोर्थ जो हमें यहाँ देखने को मिलता है डोमिनेशन ऑफ मोरल, कहने का मतलब जो नैतिक सिद्धांत का हमें वो देखने को मिलता है। तो थ्योरी पॉलिटिकल यहाँ मोरल थ्योरी देखें तो पॉलिटिकल थ्योरी स्पेशली इन द वेस्ट वाज डोमिनेटेड बाय मोरल प्रिंसिपल्स which hindered empirical researchers refrained from challenging moral premises, preventing the development of a more rigorous political theory। जो अब यहाँ पे चौथा जो हमें देखने को मिलता है ना, डिक्लाइनिंग के जो भी हमें कारण देखने को मिलते हैं, चौथा कारण ये है कि यहाँ पे नैतिक सिद्धांत का हमें वो देखने को मिलता है, डोमिनेट देखने को मिलता है, इसका प्रभुत्व देखने को मिलता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत जो पॉलिटिकल थ्योरी है स्पेशली बोला जाए तो इज़ द वेस्ट, मतलब कहने का कि विशेष रूप से अगर हम बात करें स्पेशली ये कहाँ पश्चिम में,
है ना। तो इसका राजनीतिक सिद्धांत जो है तो विशेष रूप से देखने को मिलता है और नैतिक सिद्धांतों पर हावी था पूरी तरह से कहा जाए तो डोमिनेटेड बाय मोरल प्रिंसिपल पर जो है तो ये नैतिक सिद्धांत पर ये हावी था। कौन? पॉलिटिकल थ्योरी मतलब राजनीतिक सिद्धांत। और तो और जिससे कहा जाए तो इंपेरिकल रिसर्च जो है तो उसमें एक तरह से थोड़ा हमें दिक्कत देखने को मिली। इंपेरिकल जो रिसर्च होता था उसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिली, उस पर थोड़ा ये बोला जाए तो बॉन्डिंग बन गई एक तरह से रुकने की। और तो और यहाँ बताया गया कि जो रिसर्चर थे उन्होंने कहा कि उनके जो फ्रंट ऑफ चैलेंजिंग मतलब उनके लिए एक चुनौती बन गई, है ना। और ये जो चुनौती थी इंपेरिकल रिसर्च जो है तो ये एक तरह से इन लोगों के लिए, रिसर्चर के लिए चैलेंजिंग वाला काम हो गया था, जिससे और भी ज़्यादा कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फेस किया और कठोर ऐसे राजनीतिक सिद्धांत जो है तो विकास जो है तो होने में थोड़ा रुक गया। ये विकास नहीं हो पाया। क्यों विकास नहीं हो पाया पॉलिटिकल थ्योरी का आगे? क्योंकि जो है तो इंपेरिकल रिसर्च आ गई, जिसकी वजह से रिसर्चर को दिक्कतें आने लगी, चैलेंजिंग आने लगी पॉलिटिकल थ्योरी को आगे बढ़ाने में। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये चौथा कारण हमें देखने को मिला, है ना, क्योंकि ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंपेरिकल रिसर्च आ गया था तो रिसर्चर को जो है तो चैलेंजिंग फेस जो है तो यहाँ पे देखने को मिला। सो आज की अब हम बात करें तो पांचवा जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, पांचवा जो रीज़न हमें यहाँ देखने को मिलता है तो वो है आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म, है ना। अब इसके बारे में देखते हैं। पांचवा जो रीज़न हमें देखने को मिल रहा है, डिक्लाइन हो रहा है जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, तो पांचवा रीज़न अब इसका क्या था? तो आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म था। जो विचार थे, है ना, उन विचारों को बताया गया कि क्या उनके विचार थे, उनके हिसाब से तो जो हमारी चीज़ें हैं पॉलिटिकल थ्योरी की जो थ्योरी दी गई हैं वो कैसे जो है तो डिक्लाइन होने लगा। द इमर्जेंस ऑफ आइडियोलॉजीज स्पेशली मार्क्सिज्म आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन। मार्क्स पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट थॉट इन्फ्लुएंसेस वेर सीन एज आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा रेदर देन कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल थ्योरी। अब यहाँ पे बताया गया सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी। विचारधाराओं की अगर हम बात करें तो सब उसमें स्पेशली बोला जाए तो मार्क्सिज्म थे, मार्क्सवाद बोला जाए तो अगले जो हमारी बात करें तो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारा तो यूनिट 2 स्टार्ट होगा। तो यूनिट 2 में हम लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मतलब लिबरल मार्क्सवाद जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, सोशलिस्ट, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम आगे, तो वहाँ पे भी इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अभी सुनिए रहिए कि जो मार्क्सवाद है ये एक विचारधारा थी, है ना। तो इसमें स्पेशली बताया गया कि इसका जो उदय ने भी पतन में योगदान दिया। मतलब कहा जाए कि जो पॉलिटिकल थ्योरी थी उसने कंट्रीब्यूट किया डिक्लाइन होने में, है ना। मार्क्स पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में राजनीतिक जो भी मार्क्स की जो राजनीतिक अवधारणाएं थी, है ना, राजनीतिक अवधारणाएं किसकी थी? मार्क्स की पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो थे वो बहुत ही प्रभावशाली होते गए। अब देखिए जैसे जैसे पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन होते गई, कुछ ना कुछ रीजन से होती गई, फिर क्या है, मार्क्स पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आने लगा, वो धीरे धीरे उदय होने लगा, है ना। लोग उस पर जो प्रभावशाली, मतलब ये जो थ्योरी दी गई है ये थ्योरी प्रभावशाली होते हुए हमें समझ में आने लगी। और एक तरह से बोला जाए तो आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा रेदर देन कॉन्ट्रीब्यूटिंग पॉलिटिकल थ्योरी, और ये वैचारिक अगर बात की जाए तो इसके रूप में देखी गई, ना कि योगदान देने के रूप में देखी गई। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो आइडियोलॉजी थी, द इमर्जेंस आइडियोलॉजी, जो हमारी विचारधाराएं थी वो स्पेशली मार्क्सवाद की जो विचारधाराएं के जो है वो उदय के साथ साथ पतन में योगदान दिया। यहाँ पे ये बताया गया है मार्क्स की जो भी राजनीतिक अवधारणाएं रही हैं वो प्रभावशाली बहुत ज़्यादा थी। इससे जो है तो योगदान का तो पता नहीं पॉलिटिकल थ्योरी का, लेकिन वो जो है तो कुछ ज़्यादा प्रभावशाली होती हुई देखी थी, तो जिसके वजह से योगदान देने के रूप में जो है तो वो नहीं देखी गई, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी इसमें जो है तो योगदान नहीं दे पाई कि वो आगे बढ़ सके। और छठवां में देखने को मिलता है कंटेम्प्रेरी कंडीशन, ग्लोबल कंडीशन सच एज द राइज ऑफ कम्युनिज्म, कलेक्टिविज्म, रिस्ट्रिक्टेड फ्री थॉट फर्दर कंट्रीब्यूटिंग द डिक्लाइन इन लिबरल डेमोक्रेसीज कंप्लेनिंग विद द एक्जिस्टिंग सिस्टम आल्सो प्रिवेंटेड न्यू पॉलिटिकल थ्योरीज फ्रॉम इमर्जिंग। अब यहाँ पे छठवां जो हमें देखने को मिलता है रीजन ये क्या है, तो इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, कंटेम्प्रेरी कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, समकालीन परिस्थितियाँ, जहाँ की ग्लोबल कंडीशन मतलब कहने का कि वैश्विक जो परिस्थितियाँ रही हैं, जैसे साम्यवाद, सामूहिकतावाद के जो भी उदय हो रहे थे वहाँ पे उस टाइम पे, जो कम्युनिज्म का और कलेक्टिविज्म का जो राइज हो रहा था ना, तो वहाँ पे बताए गए हैं कि इसमें जो है तो एक तरह से बोला जाए तो रेस्ट्रिक्टेड फ्री थॉट, मतलब कहने का एक स्वतंत्र विचारों पर जो है तो थोड़ा सा वो लगाया गया, डिक्लाइन लगाया गया। और तो और इन लिबरल मतलब कहने के यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी लोकतंत्रों में मौजूद जो चीज़ें थी, जो व्यवस्था थी, उस पर जो है तो आत्मसंतुष्टि ने भी जो है तो नए राजनीतिक सिद्धांत को उभरने में बाधा डाली। मतलब कहने का कि जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं जो इमर्ज हो रही थी, नई पॉलिटिकल थ्योरी जो इमर्ज हो रही थी, उसमें भी जो है तो रोक लग गई थोड़ी सी, क्योंकि आत्मसंतुष्टि जो थी ना, ये एक नए राजनीतिक सिद्धांत की ओर बाधा डालने का काम कर रही थी, जो भी ये हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। उदार लोकतंत्रों में अगर हम बात करें, इन लिबरल डेमोक्रेसी में जो है तो हमें ये चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पर जो है तो राजनीतिक सिद्धांतों को उभरने में हमें बाधा डालने का काम करती है। फिर सातवां जो हमें यहाँ कारण देखने को मिलता है वो है अब्सेंस ऑफ विजनरीज। मतलब देखने का सातवां रीज़न क्या था डिक्लाइन होने का, तो अब्सेंस ऑफ विजनरीज मतलब जो दूरदर्शी लोगों का अभाव था। यहाँ पे जो दूरदर्शी लोग होते हैं अक्सर क्या होता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, दूर तक सोचते हैं। तो डिक्लाइन यहाँ पे एक ये भी रीज़न था क्यों हो रहा था कि जो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल्सो लिंक्ड अब्सेंस ऑफ विजनरी थिंकर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टॉटल और मार्क्स,
हु कम्बाइंड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विथ अ विजन फॉर फ्यूचर। आप यहाँ पे ये बताया गया है कि जो दूरदर्शी के लोगों का यहाँ अभाव में देखने को मिलता है। राजनीतिक सिद्धांत का पतन भी प्लेटो, अरस्तु या मार्क्स जैसे दूरदर्शी विचारों की जो अनुपस्थिति रही है वो वहाँ पे थे नहीं, अब्सेंस के कारण जो है तो एक तरह से बोला जाता है डिक्लाइन हुआ है। क्योंकि प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स जैसे दूरदर्शी विचारक हैं, उनकी अनुपस्थिति में ये एक तरह से जुड़ा हुआ है कि जिन्होंने समकालीन समाज की गहरी समझ को एक विशिष्ट में जोड़ा हुआ, मतलब उन्होंने जोड़ा रखा था। एक तरह से बोला जाए तो सोसाइटी में उन्होंने एक तरह से विजन फॉर द फ्यूचर, समाज के लिए जो है एक बोला जाए फ्यूचर के लिए जो है तो साथ जोड़ा था। तो इनकी अब्सेंस के कारण कहीं ना कहीं डिक्लाइन हमें पॉलिटिकल थ्योरी देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम जो है तो इस वीडियो में डिक्लाइनिंग के बारे में पढ़ लिया है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है कैसे डिक्लाइन होने लगी, उसके क्या क्या कारण थे, है ना। तो पहला तो कारण हमने यहाँ अगर पढ़ा तो यही है कि जो मतलब दूरदर्शी लोग जो थे उनके अब्सेंस की वजह से एक तो क्या कहते हैं ये डिक्लाइन हुआ। और अगर हम बात करें तो इधर हमने भी पढ़ लिया आइडियोलॉजिकल रिडक्शन के कारण भी, है ना, जो विचार थे, है ना, मार्क्सिज्म की स्पेशली, उनके वजह से जो है थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ। फिर कंटेम्प्रेरी कंडीशन, कुछ ऐसी हमें यहाँ पे समकालीन कंडीशन सिचुएशन देखने को मिली जिसकी वजह से जो है तो न्यू पॉलिटिकल थ्योरी जो है तो इमर्ज नहीं हो पाई। और हाइपर फैकल्टिज्म जो है वहाँ देखने को मिली, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट देखने को मिलते थे। फिर डोमिनेशन ऑफ मोरल थ्योरी, जहाँ पॉलिटिकल थ्योरी जो है तो ज़्यादातर वेस्ट में यूज़ हुआ करती थी, तो रिसर्चर को बहुत चैलेंजिंग फेस सामना करना पड़ा इंपेरिकल रिसर्च के कारण। और सेकंड हमें देखने को मिलता है हिस्टोरिसिज्म डिक्लाइन, मतलब कि इसमें कुछ ज़्यादा ही हिस्ट्री मतलब ऐतिहासिक चीज़ें थी जिसका ये डिक्लाइनिंग का कारण बनी। और पहला तो हमने क्लिप्स ऑफ लिबरलिज्म के बारे में ही देख लिया, है ना, कि बहुत ज़्यादा जो है तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग होने के कगार पे आ गई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रेसोर्गेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।